हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के? सब बढ़िया है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ लाइट का सेकेंड लेक्चर, जो इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हाइगेंस वेव थ्योरी। जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि न्यूटन ने बताया कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिन्हें हम लोग कॉर्पस्कल्स बोलते थे। वो न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी, जो कि आगे चलकर फेल हो गई। जिस टाइम पर न्यूटन ने अपनी ये थ्योरी दी थी, लगभग उसी समय पर, उससे 1-2 साल बाद, एक साइंटिस्ट थे हाइगेंस थे, जिन्होंने बताया कि लाइट वेव का जो प्रोपगेशन होता है, यानी लाइट का जो प्रोपगेशन होता है, प्रोपगेशन माने संचरण, लाइट जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, वो तरंग के रूप में आगे बढ़ती है, वेव के फॉर्म में आगे बढ़ती है। और अपनी इस वेव थ्योरी को समझाने के लिए, ठीक है, हाइगेंस ने एक प्रिंसिपल दिया, जिसे हम लोग हाइगेंस का प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, तो वही हम लोगों को पढ़ना है, हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक, इसे बोलते हैं हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ठीक, हाइगेंस का टॉपिक इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस प्रिंसिपल लिखने को पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक, तो उसको हम लोग को समझ लेना है। अगर एग्जाम में आता है तो वो हम लोग लिखेंगे। ठीक, इसके अलावा हाइगेंस प्रिंसिपल से रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन और रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन की व्याख्या भी पूछी जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाइगेंस प्रिंसिपल कुल मिला के इसमें 3 क्वेश्चन जो बनते हैं, हाइगेंस प्रिंसिपल लिखना, इससे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स यानी हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो ये कहते ही हैं, वेव फ्रंट क्या होता है ये हम लोग आप लास्ट टर्म में जान चुके हैं कि एक ऐसा प्लेन जिस पर प्रेजेंट सभी पार्टिकल सेम फेज में क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं। ऐसा तल जिस पर उपस्थित सभी कण समान कला में कंपन कर रहे हो, उसे हम लोग तरंगाग्र कहते हैं। ठीक, तो वेव फ्रंट या तरंगाग्र क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। हाइगेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि वेव फ्रंट पर जितने भी मीडियम के पार्टिकल होंगे, वो सब नए सोर्स का काम करने लगते हैं। भाई वेव फ्रंट पर जितने पार्टिकल हैं वो सब सेम फेज में वाइब्रेट हो रहे हैं, तो जब वो वाइब्रेट होते हैं, कंपन करते हैं, तो वो भी मीडियम में क्या करते हैं, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं। और वेव क्या होती है, डिस्टर्बेंस ही तो होता है। ठीक, तो जब ये पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं, ठीक, तो ये मीडियम में प्रेजेंट दूसरे पार्टिकल में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं, हलचल उत्पन्न करते हैं। यानी ये पार्टिकल खुद भी नए वेव सोर्स का क्या करने लगते हैं, काम करने लगते हैं। और इन पार्टिकल से एक नई वेव निकलती है सभी डायरेक्शंस में। इन नई वेव को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। सेकेंडरी वेव्स भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। समझ आई बात? ठीक, तो ऐसे मान लीजिए कि ये कोई वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है ए बी। अब इस पर मीडियम के ये 3 पार्टिकल मान लीजिए मैंने दिखाए, ये सब सेम फेज में वाइब्रेट हो रहे हैं। तो जब ये ऑसिलेशन करेगा तो ये अपने अगल बगल वाले पार्टिकल को एनर्जी क्या करेगा, देगा, तो वो भी ऑसिलेट होने लगेंगे। कहने का मतलब ये कि जब ये ऑसिलेट होगा तो ये अपने मीडियम के बगल वाले पार्टिकल में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेगा यानी ये खुद भी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो यानी खुद एक वेव सोर्स हो गया। तो हाइगेंस थ्योरी का पहला पॉइंट यही है कि वेव फ्रंट पर जितने पार्टिकल होते हैं, ये सब खुद नए वेव सोर्स का क्या करते हैं, काम करने लगते हैं, नए सोर्स बन जाते हैं। और इनसे वेव्स जो है सभी डायरेक्शन में ऐसे फैलने लगती हैं, हर एक डायरेक्शन में। हर पार्टिकल ऐसे सभी डायरेक्शन में वेव जो है वो क्या करता है, भेजता है। इन वेव्स को हम लोग सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं, जो सभी डायरेक्शन में क्या होती हैं, जाती हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? तो तरंगाग्र पर उपस्थित प्रत्येक कण नए तरंग स्रोत का कार्य करने लगता है, जिससे नई तरंगें निकलकर सभी दिशाओं में फैलने लगती हैं। इन नई तरंगों को हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ वेव। ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ वेव फ्रंट, यानी वेव फ्रंट पर जितना को जो भी पार्टिकल हैं, हर पार्टिकल एक नए सोर्स का काम करने लगता है। एंड इमिट्स सेकेंडरी वेवलेट्स इन ऑल डायरेक्शन, और वो सेकेंडरी वेवलेट सभी डायरेक्शन में इमिट करना चालू कर देता है, यानी उत्सर्जित करना चालू कर देता है। क्लियर हो गया पहला पॉइंट? अगला पॉइंट ये बताते हैं कि जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं, ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, ये मीडियम में उसी स्पीड से चलती हैं जिस स्पीड से
ओरिजिनल वेव चल रही थी, यानी जो मेन सोर्स था हमारा उससे निकलने वाली वेव जिस स्पीड से चल रही थी उसी स्पीड से ये वेव भी सेम मीडियम में क्या होती चलती। हाँ, अगर मीडियम बदल जाए तो इनकी स्पीड बदल जाएगी, ठीक। लेकिन अगर वही मीडियम है, मेन सोर्स से निकलने वाली वेव जिस मीडियम में थी, सेकेंडरी वेवलेट्स भी अगर उसी मीडियम में जा रही हैं तो उनकी स्पीड सेम रहती है, ठीक। द्वितीयक तरंगिकाएं माध्यम में प्राथमिक तरंगों की चाल से ही क्या होती हैं, आगे बढ़ती हैं, ठीक। द सेकेंडरी वेवलेट्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस विद द स्पीड ऑफ ओरिजिनल वेव इन द मीडियम। तो जो सेकेंडरी वेव है ये सभी डायरेक्शन में फैलती हैं, किस स्पीड से, उसी स्पीड से जिस स्पीड से ओरिजिनल वेव चल रही थी, ठीक। ये शर्त है लेकिन मीडियम चेंज ना हो, क्योंकि अगर मीडियम चेंज हो जाएगा तो ओरिजिनल वेव भी अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। मान लो इस मीडियम में V1 है और फिर उसे दूसरे मीडियम में जाना है तो उसकी स्पीड अगर V2 हो जानी है, तो सेकेंडरी वेवलेट भी जब दूसरे मीडियम में जाएंगी तो उनकी स्पीड V2 हो जाएगी, यानी उतनी हो जाएगी जितनी अगर ओरिजिनल वेव सेकेंड मीडियम में जाती तो उसकी होती। क्लियर हो गया। तो द्वितीयक तरंगे सभी दिशाओं में प्राथमिक तरंगों की चाल से ही फैलना चालू कर देती हैं। ये सभी सेकेंडरी वेवलेट जो होंगी ये सभी डायरेक्शन में जो ओरिजिनल वेव है उसी वेव से फैलना चालू कर देती हैं, ठीक। उसके बाद में थर्ड पॉइंट जो है वो हम बताएं, उससे पहले हम लोग इसमें देखते हैं हाइगेन्स कंस्ट्रक्शन, ठीक। तो हाइगेन्स कंस्ट्रक्शन क्या होता है देखिए जरा, उसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट को बात करेंगे। मान लीजिए कि ये ए बी एक प्लेन वेव फ्रंट है और इस पर ये कुछ पार्टिकल है। वेव फ्रंट की डेफिनेशन के हिसाब से आप जानते हैं कि ये सभी पार्टिकल जो है ये सेम फेज में वाइब्रेट हो रहे होंगे और इनसे सेकेंडरी वेवलेट्स सभी डायरेक्शन में निकल रही होंगी। मान लीजिए हमें पता करना भाई जब वेव आगे बढ़ रही है तो ये वेव फ्रंट भी तो आगे बढ़ रहा होगा, तो अगर हमें निकालना है कि अभी ये वेव फ्रंट यहाँ है, t सेकेंड बाद ये वेव फ्रंट कहाँ होगा। और मान लेते हैं कि जो वेव है वो मीडियम में कोई भी स्पीड, मान लो c स्पीड से चल रही, चलिए लाइट है तो मान लिया c स्पीड से चल रही है, तो सोचिए इस पार्टिकल से जो भी सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेगी जिस भी डायरेक्शन में, इधर जा रही हो या इधर जा रही हो या इधर जा रही हो, t सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ct। t सेकेंड में वो ct डिस्टेंस क्या कर लेगी, ट्रेवल कर लेगी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो जो जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में ct डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, ठीक। इधर भी ct, इधर भी ct, इधर भी ct, तो हम इसको सेंटर मान करके अगर ct रेडियस का एक स्फीयर ड्रा कर ले, इसको सेंटर मान के ct रेडियस का एक स्फीयर ड्रा सॉरी, अगर इसको सेंटर मान के हम ct रेडियस का एक स्फीयर ड्रा कर ले तो इसका मतलब इससे निकलने वाली जो भी सेकेंडरी वेवलेट्स हैं वो सभी इस स्फीयर के सरकमफेरेंस तक पहुंची होंगी। जो जिस तरफ भी जा रही होगी वो पहुंची तो इसी के सरफेस पर होगी ना, क्योंकि ये ct रेडियस का है और ये वेव कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, सेकेंडरी वेव ct, ये कितनी ct, ये कितनी ct, तो सब इसी के सरफेस पर पहुंचेंगे। तो ऐसे ही इस पार्टिकल से निकलने वाली जितनी सेकेंडरी वेवलेट्स हैं वो भी चारों तरफ चली होंगी, लेकिन जो जिस तरफ गई होगी उस तरफ डिस्टेंस तो ct ट्रेवल करेगी, तो ये भी ct डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो इसको भी हमने सेंटर मान के ct रेडियस का एक स्फीयर ड्रा कर लिया, इसको भी ct रेडियस का स्फीयर ड्रा कर लो, इसको सेंटर मान के। तो जब हम पार्टिकल को सेंटर मान के ct रेडियस का स्फीयर ड्रा कर लेंगे तो ये स्फीयर एक तरीके से रेंज हो गई कि इससे निकलने सभी सेकेंडरी वेवलेट t सेकेंड बाद इसी स्फीयर के सरफेस पर होंगी। अब हम क्या करें, जब हमें पता है सभी सेकेंडरी वेवलेट इसी स्फीयर के सेंटर पर होंगी, तो हम क्या करें, अब इन सेकेंडरी वेवलेट्स को टच करता हुआ एक टेंजेंशियल सरफेस बना देते हैं, एक स्पर्शी पृष्ठ बनाते हैं जो हर कण से निकलने द्वितीयक तरंगों को स्पर्श करता हुआ जाए। द्वितीयक तरंगे कहाँ हैं, इन गोलों के पृष्ठ पर। तो हम क्या करते हैं कि इन गोलों को स्पर्श करता हुआ एक सरफेस बना लेते हैं, एक टेंजेंशियल सरफेस, एक स्पर्शी पृष्ठ ये बना दिया हमने, ठीक। तो ये t सेकेंड बाद इस वेव फ्रंट की नई पोजीशन को क्या करता है, डिनोट करता है। t सेकेंड बाद ये नई पोजीशन को डिनोट करेगा, ठीक। ये जो हम लोग सेकेंडरी वेवलेट्स को टच करता हुआ जो एक सरफेस खींचते हैं, एक टेंजेंशियल सरफेस जो खींचते हैं, इसे हम लोग एनवेलोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनवेलोप बोलते हैं, ठीक। तो सेकेंडरी वेवलेट्स को टच करता हुआ जो सरफेस हम बनाते हैं इसे हम लोग कहते हैं एनवेलोप, ठीक है। तो किसी भी समय बाद t सेकेंड बाद, t1 समय बाद, 2 सेकेंड बाद, 3 सेकेंड बाद, ठीक है, एक सर्टेन टाइम लेटर
अगर हमें वेव फ्रंट की नई पोजीशन निकालनी है तो पहले हम देखेंगे इतने टाइम में सेकेंडरी वेवलेट्स जो पार्टिकल से निकल रही वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगी। मान लो v स्पीड से चल रही तो t सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे vt। हर पार्टिकल को vt सेंटर मान के vt रेडियस का स्फीयर बना दिया। ये स्फीयर क्या बताता है कि इस पार्टिकल से निकल रही सभी सेकेंडरी वेवलेट इसी स्फीयर के सरफेस पर होंगी और हमें इन स्फीयर्स को टच करता हुआ और किधर की ओर फॉरवर्ड डायरेक्शन में टच करता हुआ, हम एक सरफेस ऐसे भी खींच सकते हैं टच करता हुआ। लेकिन हाइगेंस ने बताया कि एनर्जी जो होती है वो वेव के कारण आगे बढ़ती है, तो वेव फ्रंट भी आगे ही बढ़ रहा होगा। तो पीछे वाले टेंजेंशियल सरफेस को उन्होंने वेव फ्रंट की नई पोजीशन नहीं माना। उन्होंने कहा वेव आगे जा रही है, एनर्जी आगे जा रही है मीडियम में, तो वेव फ्रंट भी आगे बढ़ेगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इन स्फीयर्स को टच करता हुआ, स्फीयर्स मतलब सेकेंडरी वेवलेट्स की पोजीशन को टच करता हुआ एक टेंजेंशियल सरफेस जो बनाते हैं, या कह सकते हैं एक एनवलप खींचते हैं। ठीक है, ये एनवलप जो होता है, ठीक है, ये एनवलप जो है ये वेव फ्रंट की नई पोजीशन को क्या करता है, डिनोट करता है कि ये जो ए बी वेव फ्रंट था ये t सेकेंड बाद इसकी नई पोजीशन a डैश b डैश होगी। तो यही थर्ड पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, द न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम। न्यू वेव फ्रंट यानी नया वेव फ्रंट, अभी तो यहाँ है, ठीक, एनी लेटर टाइम यानी कितने भी समय बाद, t सेकेंड बाद, t1 समय बाद, ठीक, इज गिवन बाय द फॉरवर्ड एनवलप ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स एट दैट टाइम। तो वेव फ्रंट की नई पोजीशन कैसे मिलेगी, वेव फ्रंट की नई पोजीशन ऐसे मिलेगी कि हम लोग सेकेंडरी वेवलेट को टच करता हुआ एक टेंजेंशियल सरफेस बनाएंगे। वो टेंजेंशियल सरफेस, ठीक है, जो है वो वेव फ्रंट की नई पोजीशन को डिनोट करेगा। और ये जो टेंजेंशियल सरफेस हम बनाते हैं, ठीक, यही कहलाता है एनवलप। तो वही मैंने लिखा है, द न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम इज गिवन बाय द फॉरवर्ड एनवलप। ठीक है, फॉरवर्ड मैंने बताया ना, बैकवर्ड नहीं, पीछे की ओर नहीं, आगे की ओर बनाना। ठीक, फॉरवर्ड एनवलप, ठीक, ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है, एट दैट टाइम। ठीक, तो सेकेंडरी वेवलेट का जो एनवलप होता है यानी उसको टच करता हुआ जो सरफेस हम बनाते हैं वो वेव फ्रंट की नई पोजीशन को डिनोट करता है। क्लियर हो गया? ठीक, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हाइगेंस की थ्योरी हो गई। ये मैंने आपको प्लेन वेव फ्रंट से दिखाया है, अभी मैं आपको इसको स्फेरिकल वेव फ्रंट से भी बना के दिखा देता हूँ। चलिए स्फेरिकल वेव फ्रंट से भी समझ लेते हैं। प्लेन वेव फ्रंट हो गया, स्फेरिकल वेव फ्रंट से अगर समझें कि मान लीजिए कोई पॉइंट सोर्स है, तो आ जाते पॉइंट सोर्स होगा तो इसका वेव फ्रंट कैसे होंगे, स्फेरिकल। मान लो किसी समय ये एक वेव फ्रंट है, तो इस पर जितने भी पार्टिकल होंगे ये सब सेम फेज में क्या हो रहे होंगे, वाइब्रेट हो रहे होंगे। और हर एक जो है वो सेकेंडरी वेवलेट से इमिट करेगा सभी डायरेक्शन में। तो मान लो इस स्फेरिकल वेव फ्रंट का हम केवल इतना पोर्शन लें, केवल इतना पोर्शन कंसीडर कर रहे हैं, पूरा नहीं बना रहे, केवल इतना पोर्शन अगर देखें तो मान लेते हैं वही कि इससे सोर्स से जो वेव निकल रही है मीडियम में उनकी स्पीड c है। तो ये जो पार्टिकल जो नए सोर्स का काम करेंगे, एक ये पार्टिकल, एक ये पार्टिकल, एक ये पार्टिकल, इससे निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट भी c स्पीड से चलेंगी। मान लीजिए हमें t सेकेंड बाद वेव फ्रंट की नई पोजीशन निकालनी है कि ये वेव फ्रंट t सेकेंड बाद कहाँ होगा। ठीक, तो t सेकेंड में सेकेंडरी वेवलेट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, ct। तो हम इससे निकल रही सेकेंडरी वेवलेट जो इधर जा रही है वो इधर की ओर ct डिस्टेंस, जो इधर जा रही है वो इधर की ओर ct डिस्टेंस, जो इधर जा रही है वो इधर की ओर ct डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो हमने हर पार्टिकल को सेंटर मान करके ct रेडियस का स्फीयर ड्रा कर लिया। तो इस स्फीयर का सरफेस जो है वो सेकेंडरी वेवलेट्स की क्या हो जाएगी, पोजीशन हो जाएगी कि इससे निकलने सभी सेकेंडरी वेवलेट जो इधर भी जा रही है वो पहुंचेगी इसी स्फीयर के सरफेस पर। अब हमें क्या करना है, अगर t सेकेंड बाद वेव फ्रंट की नई पोजीशन निकालनी है तो हाइगेंस थ्योरी ये कहती है कि हम सेकेंडरी वेवलेट को टच करता हुआ एक सरफेस बना लें। ये टच करता हुआ जो टेंजेंशियल सरफेस होगा इसे एनवलप कहते हैं। ठीक, तो हमें सेकेंडरी वेवलेट्स का एनवलप यानी टेंजेंशियल सरफेस बनाना है। तो इस बार एक ऐसा सरफेस जो इन सबको टच करता हुआ जाए, वो प्लेन तो नहीं हो सकता। इस बार अगर आप देखें तो वो ऐसे आएगा, और अगर इधर भी हम बनाते तो इसको ऐसे पूरा करते तो ये जो वेव फ्रंट था ये t सेकेंड बाद यहाँ पहुँच गया, यानी ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है। तो t सेकेंड बाद ये यहाँ पहुँच गया।
तो ये इस वेव फ्रंट की नई पोजीशन हो जाएगी। क्लियर है? अब पूरा हम लोग ना दिखा करके, बुक्स में अगर आप देखेंगे तो पूरा ना दिखा करके इसका एक छोटा सा स्मॉल पोर्शन ही हम लोग दिखा देते हैं ऐसे। ये है, और वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो इन वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर का मतलब जैसे ये है, ये रेडियस होगी। ठीक, ये वेव प्रोपोगेशन की क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी। वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर वेव चलती है। ठीक, तो ये दोनों स्फीयर की ये रेडियस होगी, रेडियस है तो ये क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो ये वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन हो गई। अगर लाइट वेव है तो इसी को हम लोग रे कहते हैं। इस सोर्स से रे ऐसे निकल रही है और स्फेरिकल वेव फ्रंट टाइम के साथ साथ क्या हो रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं कह लीजिए, या कह लीजिए ग्रो कर रहे हैं, एक्सपेंड होते जा रहे हैं। समझ में आ गई बात? ठीक, तो पहला पॉइंट पहले हिंदी में बता देता हूं। पहला पॉइंट ये है कि तरंगाग्र पर उपस्थित प्रत्येक कण नए तरंग स्रोत का कार्य करने लगता है, जिससे नई तरंगे सभी दिशाओं में फैलने लगती निकलकर। इन नई तरंगों को हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि ये द्वितीयक तरंगिकाएं माध्यम में प्राथमिक तरंगों की चाल से ही आगे बढ़ती हैं। ठीक, सभी डायरेक्शन में। अगला पॉइंट है कि एक निश्चित समय बाद तरंगाग्र की नई स्थिति ज्ञात करने के लिए हम द्वितीयक तरंगों को स्पर्श करता हुआ पृष्ठ खींच लेते हैं। अब चाहे कि द्वितीयक तरंगों को स्पर्श करता हुआ पृष्ठ खींच लेते हैं, या कह सकते हैं कि द्वितीयक तरंगों का एक एनवलोप खींच लेते हैं। एनवलोप का मतलब ही होता है स्पर्श करता हुआ पृष्ठ, जो उतने समय बाद तरंगाग्र की नई स्थिति को व्यक्त करता है। क्लियर हो गया? इंग्लिश में मैंने बताया कि ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ वेव एंड इमिट्स सेकेंडरी वेवलेट्स इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती हैं ये सभी डायरेक्शन में ओरिजिनल वेव की स्पीड से ही चलती हैं। और थर्ड पॉइंट है कि द न्यू वेव फ्रंट एट एनी टाइम लेटर, यानी कितने भी समय बाद जो नया वेव फ्रंट होता है वो कैसे मिलेगा हमें, इज गिवन बाई द फॉरवर्ड एनवलप, ठीक, ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स एट दैट टाइम। ये उतने समय बाद हम सेकेंडरी वेवलेट्स को का एक फॉरवर्ड एनवलप बनाएं, यानी स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ आगे की ओर बनाएं। हम बना तो इधर भी स्पर्श करता हुआ पृष्ठ ऐसे पीछे की ओर भी सकते हैं। ये देखिए, ये सबको स्पर्श करता हुआ जा रहा है, पर इसे वेव फ्रंट की नई पोजीशन नहीं माना गया, वेव फ्रंट की नई पोजीशन इसे माना गया। क्लियर है आप लोगों को एकदम? तो ये है आपका हाइगेन्स प्रिंसिपल, वेव नेचर, जो थोड़ा सा समझने में झंझटी है। उम्मीद है थोड़ा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक, तो इसको लोग रट तो डालते हैं, पॉइंट्स तो लिख लेते हैं, लेकिन ये समझा नहीं होता है बच्चों का। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब हाइगेन्स प्रिंसिपल से लाइट रे के, ठीक है, रिफ्लेक्शन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे और रिफ्रैक्शन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यानी प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या हाइगेन्स की वेव थ्योरी के आधार पर, या इसकी जो सेकेंडरी वेवलेट्स प्रिंसिपल है उसके बेसिस पर। चलिए देखते हैं जरा। तो हमने ये माना कि एक जेड डैश जो है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ए बी एक प्लेन वेव फ्रंट, समतल तरंगाग्र इस पर इस तरीके से स्ट्राइक करता है, टकराता है तिरछा। ठीक, सबसे पहले इस वेव फ्रंट का पॉइंट ए जो है ये इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टच करता है। उसके बाद आप जानते हैं वेव फ्रंट ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, तो फिर ये पॉइंट वेव फ्रंट का यहाँ कहीं टकराएगा, फिर ये टकराएगा। मान लेते हैं कि ए के टच करने के t सेकेंड बाद इसका ये जो एंड बी है ये ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ कहीं ए डैश पॉइंट पर इस सरफेस से टकराता है। ठीक, तो आप जानते हैं कि वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होती है। तो ये अगर वेव फ्रंट है तो उसके परपेंडिकुलर अगर हम ये लाइन बनाएं तो ये वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होगी, तरंग संचरण की दिशा होगी, या यही हम कह सकते हैं ये रे है। तो ये आपतित किरणें दिखाई, ये किरण यहाँ टकरा रही है और ये रे यहाँ टकरा रही है। ठीक, तो अब आपको पता है हमने ये माना कि ए के टच करने के t सेकेंड बाद इस वेव फ्रंट का सिरा बी जो है ये ए डैश बिंदु से टकराता है, यानी जो बी ए डैश है ये t सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस है। अगर मान लें इस मीडियम में जो स्पीड है लाइट की वो c है या v है, मान लेते हैं v है,
तो टी सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये? तो ये हो जाएगा आपका वी टी। अच्छा, अब आपको ये भी पता है कि वेव फ्रंट पर प्रेजेंट हर पार्टिकल नए वेव सोर्स का क्या करता है? काम करता है। तो पॉइंट ए जिस समय यहां टकराया उसको अगर हम t इक्वल टू 0 माने, ठीक, यानी जिस समय पॉइंट ए वेव फ्रंट का यहां टकराया उसको हम t इक्वल टू 0 माने, तो t सेकेंड बाद सिरा b a डैश पर टकरा रहा है, तो यहां पे t इक्वल टू 0 है, तो यहां पर जब ये टकराएगा तो t इक्वल टू t हो जाएगा। तो उस t सेकेंड में a से जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकली होंगी वो इस डायरेक्शन में क्या होंगे? ऐसे सभी डायरेक्शन में ऐसे जाने लगी होंगी। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगी t सेकेंड में? आप जानते हैं कि अगर वेव की स्पीड v है तो सेकेंडरी वेवलेट्स की स्पीड भी v होगी, और t सेकेंड में कितनी दूरी तय कर लेंगी? vt। ये भी तो vt है, तो यानी जितनी ये डिस्टेंस t सेकेंड में तय की है उतनी यहां से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स भी तय कर लेंगी। तो हम इतनी डिस्टेंस के बराबर डिस्टेंस का अगर हम लोग क्या करें, यहां से एक ऐसे एक सेमी सर्कल ड्रा कर लें या थोड़ा उससे छोटा, कुल मिला के हमें पता है कि यहां से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में वीटी डिस्टेंस क्या करेगी? ट्रेवल कर लेगी, यानी बी ए डैश के बराबर। तो इतनी रेडियस हम ले करके यहां से एक ऐसे आर्क लगा दें ऐसे, ठीक, और फिर यहां से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट सब बड़ा सा ऐसे स्फीयर ड्रा कर ले अगर, तो सब उसी के सरफेस पर होंगी, ठीक। तो हमने यहाँ छोटा सा ऐसे एक आर्क लगाया और बी से निकलने की तरंग कहाँ तक पहुंची? ए डैश तक। तो अब ए डैश पॉइंट से हम एक ऐसा सरफेस खींचे जो इस आर्क को टच करे। तो अगर हम ए डैश पॉइंट से जैसे वहां पर गोलों को टच करता हुआ सरफेस खींचते थे, वैसे यहां ए डैश पॉइंट से अगर हम एक ऐसा सरफेस खींचे जो ये इस आर्क को टच करे, इस आर्क को ऐसे, जो आर्क हमने बनाया होगा वो आप अपना घर में जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आप स्केल वगैरह से लेके कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे ए डैश पॉइंट से एक ऐसा टेंजेंशियल सरफेस खींचा जो इसको टच करे, तो ए डैश पॉइंट से इस पर टेंजेंट खींच ली, तो ये हमारा हो गया वेव फ्रंट की नई पोजीशन। और आपको पता है कि वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन होती है। तो अगर हमने ए को सेंटर मानकर ऐसे ये चाप लगाया था, ये आर्क लगाया था, तो ए को सेंटर मान करके, ठीक, तो ए पॉइंट को हम इस कॉन्टेक्ट पॉइंट से मिलाएं, ये, तो ये रेडियस हो जाएगी, रेडियस है, ठीक। तो ये इस टेंजेंट पर क्या होगी? नॉर्मल होगी, और ये जो टेंजेंशियल सरफेस है यही तो क्या है? वेव फ्रंट की नई पोजीशन है। तो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन होती है। तो ये वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन होगा, इसी के पैरेलल आप यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ से भी इसी के पैरेलल, ठीक है, क्योंकि इसके हर पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट्स इमिट हो रही होंगी, ठीक। तो ये कहलाता है इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये कहलाता है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हमारा, ठीक। ए बी डैश आपको थोड़ा सा, ठीक है, इसको नाप के बनाना पड़ेगा कि जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ही रेडियस का यहाँ से आपने क्या किया? एक ऐसे सेमी सर्कल ड्रा कर लिया ऐसे, फिर ए डैश पॉइंट से उस पर एक टेंजेंट खींच दी। जो टेंजेंट आप बनाएंगे यही वेव फ्रंट की नई पोजीशन होगी। जैसे वहाँ सभी स्पेरिकल पर जब हम टेंजेंट खींचते थे वो वेव फ्रंट की नई पोजीशन होती थी, वैसे ही ए डैश पॉइंट से इस पर एक टेंजेंट ड्रा करिए, ठीक, तो ये वेव फ्रंट की नई पोजीशन होगी, ठीक। और फिर ए पॉइंट को जिस पॉइंट पर टेंजेंट यहाँ मिली है इससे ऐसे मिलाएंगे, तो ये इस स्फीयर की रेडियस होगी और ये टेंजेंट है, तो ये इस पर परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी? ये एंगल 90 होगा, ठीक। और चूंकि ये वेव फ्रंट है इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक। तो ये वेव फ्रंट है, ठीक, और ये उस पर नॉर्मल है, और वेव फ्रंट के नॉर्मली तो वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन होती है, तो उसका मतलब वेव ऐसे जा रही होगी। अब इस वेव फ्रंट से यहाँ से हम जितनी भी वेव बनाएंगे, ठीक, सब इसी के पैरेलल बनाते जाइए, तो सब क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी, ठीक। तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। ये रिफ्लेक्टेड वेव यहाँ से दिखा रहे हैं, ठीक। तो इतना कंस्ट्रक्शन आपकी समझ में आया, ठीक। अब हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियमों की व्याख्या करनी है।
इतना मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए कि जेड डैश एक परावर्तक तल है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ए बी एक प्लेन वेव फ्रंट, इस पर ऐसे तिरछा गिरता है। ये तरंगाग्र है तो इसके लंबवत जो हम बनाएंगे वो तरंग चलने की दिशा होगी। सबसे पहले वेव फ्रंट का पॉइंट ए इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टच करता है, इससे सेकेंडरी वेवलेट्स निकलकर इधर फैलने लगेंगी। मान लेते हैं कि ए के टच करने के टी सेकेंड बाद वेव फ्रंट का सिरा बी यहाँ पहुँचता है ए डैश पर, तो इसका मतलब ये टी सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस है। तो इससे निकलने सेकेंडरी वेवलेट्स भी टी सेकेंड में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगी, क्योंकि सेम मीडियम में सेम स्पीड चलेंगी तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी। भाई ये वेव जिस मीडियम में चली है, ये सेकेंडरी वेव भी तो उसी मीडियम में चल रही है, मीडियम सेम है, तो जिस स्पीड से ये चली है उसी स्पीड से ये चलेगी। तो टी सेकेंड में इसने इधर जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, इससे निकल रही सेकेंडरी वेवलेट्स इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, टी सेकेंड में तो उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी ना। तो हमने क्या किया, हमने बी ए डैश के बराबर ए को सेंटर मानकर उतनी रेडियस का एक आर्क खींचा, चाप लगाया और ए डैश पॉइंट से इस पर एक टेंजेंट खींच दी। तो इस आर्क, ये आर्क क्या बताता है कि ए से निकलने जितनी भी सेकेंडरी वेवलेट्स होंगी वो सब इसी पर पहुंची होंगी। अगर हम पूरा ऐसे सेमी सर्किल ऐसे बना लें, बहुत बड़ा नहीं बना रहे लेकिन अगर ऐसे बना लें तो इससे निकलने वाली सभी सेकेंडरी वेवलेट्स इसी पर पहुंची होंगी। तो हमने ए डैश पॉइंट से इस पर एक टेंजेंट खींची। तो ये आप जानते हैं ये स्पेयर्स जो बनाते हैं हम लोग, उसको टच करता हुआ जो फॉरवर्ड सरफेस होता है वही तो वेव फ्रंट की नई पोजीशन होती है। तो ये ए डैश बी डैश वेव फ्रंट की नई पोजीशन हो गई, तो इसके परपेंडिकुलर वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन होगी। क्योंकि ये रेडियस है इस आर्क की और ये टेंजेंट, तो ये 90 डिग्री तो बन रहा है, तो इसका मतलब इसी को आगे बढ़ा दीजिए, तो ये वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन होगी। इसी के पैरेलल यहाँ से बना लीजिए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हमें इस रिफ्लेक्शन के रूल्स को प्रूव करना है। ठीक, तो प्रूव करने के लिए ठीक हम लोग क्या करेंगे, देखिए ट्राइंगल, अच्छा उसके लिए हम एक काम और करते हैं कि ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पर एक नॉर्मल खींचे अगर हम लोग ऐसे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा आई। ये रिफ्लेक्टेड रे दिखाई दे रही, परावर्तित किरण, तो यहाँ पे एक नॉर्मल खींचे तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण ये आर हो जाएगा। क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसके ये परपेंडिकुलर है क्योंकि ये वेव फ्रंट और वेव प्रोपगेशन की बीच का एंगल है। तरंगाग और तरंग चलने की दिशा के बीच का कोण 90 है, मैंने बना रखा है। तो अगर इतना आई है तो ये कितना बचा भाई, पूरा 90 है, तो ये आई निकल गया, तो ये 90 डिग्री माइनस आई होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, अब ये 90 माइनस आई है और ये पूरा 90 है, तो ये पूरा 90 और ये 90 माइनस आई है, तो पक्का है कि फिर ये बचा हुआ ये जो इतना एंगल है इधर, ये जो एंगल है ये एंगल आई होगा कि नहीं होगा? देखिए ये आई और ये 90 माइनस आई, दोनों को ऐड करेंगे तभी तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का 90 बनेगा। तो यानी अगर ये आई है तो ये भी आई होगा। क्लियर हो गया? अच्छा, बिल्कुल वैसे ही अगर ये आर है तो ये पूरा एंगल, ये इधर वाला पूरा एंगल 90, तो ये आर है तो इतना 90 माइनस आर, और ये 90 माइनस आर है तो ये इतना, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा ये आर हो जाएगा। जैसे इधर समझाया बिल्कुल वैसे ही इधर। बात समझ आ रही है? ये पूरा 90 है क्योंकि तरंगाग्र और तरंग चलने की दिशा के बीच का कोण 90 होता है। ये आर है तो ये इतना एंगल कितना बचा, 90 माइनस आर, और ये 90 माइनस आर है तो ये आर होगा, तभी तो ये पूरा कोण 90 होगा। तो ये आई और ये आर हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ट्राइंगल ए बी ए डैश, ए बी ए डैश और ट्राइंगल ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश, इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर देखें तो एंगल ए बी ए डैश इक्वल होगा एंगल ए बी डैश ए डैश के। ए बी ए डैश ये 90 होगा, वेव फ्रंट और वेव प्रोपगेशन के बीच का एंगल है। ऐसे ही इधर ये 90 है क्योंकि ये वेव फ्रंट और वेव प्रोपगेशन के बीच का एंगल है। दोनों 90 हैं तो बराबर होंगे। क्लियर है?
उसके बाद में इस ट्राइंगल की साइड बी ए डैश जितनी बड़ी है, इस ट्राइंगल की साइड ए बी डैश भी तो उतनी ही बड़ी है, क्योंकि दोनों टी सेकेंड में सेम स्पीड से ट्रेवल डिस्टेंस है। अगर हम स्पीड वी मान लें कि वी स्पीड से इसमें लाइट चल रही है, तो टी सेकेंड में वी टी डिस्टेंस ट्रेवल होगी। ठीक, तो बी ए डैश इक्वल टू ए बी डैश, दोनों बराबर हैं, दोनों वी टी हैं। वी टी कह लीजिए या सी मान रहे हैं तो सी टी कह लीजिए स्पीड। ठीक, और साइड ए डैश जो है वो कॉमन है, ए डैश जो है वो कॉमन है। तो ये तीन कंडीशन से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी सर्वांग सम हो जाएंगे। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांग सम हो गए, क्योंकि दो साइड्स और एक एंगल इक्वल है। ठीक, तो ट्राइंगल ए बी ए डैश कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए बी डैश ए डैश के। सर्वांग समत्रिभुज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का मतलब हर तरीके से बराबर। तो फिर इस ट्राइंगल का ये जो एंगल है बी ए डैश, बी ए डैश, और इसका ये ट्राइंगल बी डैश ए, ये इसका और ये इसका आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, इसलिए एंगल बी ए डैश इक्वल होगा एंगल बी डैश ए के। इस ट्राइंगल का ये एंगल, इस ट्राइंगल का ये एंगल बराबर होंगे, और इन दोनों एंगल की वैल्यू क्या है, आई और आर। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। रे जिस एंगल पर गिर रही है, नॉर्मल से जितना एंगल बनाते हुए गिर रही है, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से उतना ही एंगल बनाते हुए वापस जा रही है, यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। तो यही तो परावर्तन का नियम है। तो ये परावर्तन का नियम जो है वो प्रूफ हो जाता है। क्लियर है, बात समझ में आई आपको? ठीक, कुछ नहीं, बस खाली ये ट्राइंगल पकड़ लो, ये 90, दोनों बराबर, क्योंकि तरंगाग्र और तरंग चलने की दिशा के बीच का कोण है। वेव फ्रंट और वेव प्रोपगेशन के बीच का एंगल है। ये साइड और ये साइड बराबर होंगी, क्योंकि सेम स्पीड से सेम टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल है। ठीक, तो सेम स्पीड से सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल होगी। अगर वी स्पीड माने टी टाइम माने तो वी टी डिस्टेंस ट्रेवल होगी, दोनों वी टी होंगे, और ये कॉमन है। तो दोनों सर्वांग सम हो गए, सर्वांग सम हो गए तो इस ट्राइंगल का ये एंगल और इस ट्राइंगल का ये एंगल बराबर होंगे। बराबर किए तो उनकी वैल्यू नोट की, तो आई बराबर आर प्रूफ हो गया। और एक रूल और है, उसको अगर आप देखें तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो इंसिडेंट वेव है आपतित तरंग, जो परावर्तित तरंग है ये आपतित और परावर्तित तरंग, और ये नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में है। किस प्लेन में है? बोर्ड के प्लेन में है। आप लोग लिखेंगे तीनों कॉपी के प्लेन में है। भाई देखिए, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया है, ये जो वेव फ्रंट बनाया है, ठीक, ये दोनों तल कैसे हैं? बोर्ड के तल के लंबवत है। ऐसे लाइन खींची तो आप समझेंगे ये सरफेस कैसा है, ऐसे यूं, ये वेव फ्रंट ऐसे है यूं। ठीक, ये वेव कैसी है? ये वेव, तो ये वेव फ्रंट तो ऐसे है, लेकिन ये वेव तो बोर्ड के प्लेन में ही है ना। रिफ्लेक्टेड वेव भी बोर्ड के प्लेन में है, चाहे इधर देखें चाहे इधर देखें, और नॉर्मल भी बोर्ड के प्लेन में ही बना हुआ है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही तल में है। किस तल में है? बोर्ड के प्लेन में है। तो इसका कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है, तो फिगर से दिखाई दे रहा है कि ये रे और ये तीनों बोर्ड के प्लेन में है। ठीक, तो ये तीनों बोर्ड के प्लेन में है, ठीक है, यानी तीनों एक ही प्लेन में है। तो यही तो रिफ्लेक्शन का रूल है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आल लाई इन सेम प्लेन। आपतित तरंग, परावर्तित तरंग और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, तीनों एक ही प्लेन में दिखाई दे रहे हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, वो भी दिखाई दे रहा है। तो ये हाइगेंस प्रिंसिपल से हम लोगों ने तरंगों के परावर्तन की व्याख्या पढ़ ली। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से तैयार करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको प्रिपेयर करिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला आर्टिकल, हाइगेंस प्रिंसिपल से वेव के रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, यानी हाइगेंस सिद्धांत द्वारा, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। ठीक, लास्ट आर्टिकल में यहाँ हाइगेंस की जब स्पेलिंग लिखी थी उसमें वाई छूट गया था, तो वो वाई मैंने लिख दिया है। बता इसलिए दिया कि बच्चे
क्या करते हैं, कमेंट्स में लिख देंगे सर आपने हाइगेंस की स्पेलिंग गलत लिखी, आपको इंग्लिश नहीं आती। ठीक, हाँ ऐसे कमेंट कर देते हैं बच्चे। ठीक, वो एक बार हमने बताया कि ये एंगल जो है, ठीक है, जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। 3-4 जगह मैंने बताया कि ये एंगल जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन लैंग्वेज में मैंने लिख दिया कि जब ये एंगल थीटा इक्वल होगा थीटा सी के तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा लैंग्वेज में। फिर नीचे मैथमेटिकल मैंने लिखा थीटा इज ग्रेटर देन थीटा सी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। एक जगह गलती से लैंग्वेज में मैंने लिख दिया था कि व्हेन थीटा इक्वल टू थीटा सी TIR विल टेक प्लेस। बाकी हर जगह मैंने तो वहाँ पे एक लड़की ने कमेंट झोंक दिया कि सर वो जब थीटा सी से बड़ा होगा तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। जबकि उसी आर्टिकल में 50 जगह मैंने बताया कि जब थीटा सी से बड़ा होगा तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। नीचे मैथमेटिकल पोर्शन में भी मैंने लिखा हुआ है थीटा इज ग्रेटर देन थीटा सी तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन एक जगह लैंग्वेज में मैंने गलती से लिख दिया कि व्हेन थीटा इक्वल टू थीटा सी TIR विल टेक प्लेस, तो उसमें आपने कमेंट झोंक दिया। ठीक, तो टीचर की कमी निकालने में बड़ा मज़ा आता है। ठीक, और जब खुद की टेस्ट की कॉपी चेक होती है तो अगर नंबर, अरे सर ये जरा सा गलत था, अरे सर इसमें भी आपने नंबर काट दिए, तो मैंने बता दिया भैया यहाँ पे वाई छूट गया था, लिख दिया है, गलती के लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए आइए, तो हाइगेंस प्रिंसिपल से हमें अपवर्तन की व्याख्या करनी है। देखिए कैसे करेंगे हाइगेंस प्रिंसिपल से अपवर्तन की व्याख्या। तो यहाँ पर हमने दिखाया है कि इस बार ये इसमें इसको नीचे सैडेड मत करिए क्योंकि ये इस बार ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग नहीं है, इससे रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं, रिफ्रैक्शन होगा। ठीक, चलिए, तो हमने माना कि ये जेड डैश जो है ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी लाइट इसके इधर जा सकती है, कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास की प्लेट हो सकती है। इसके ऊपर और नीचे दो अलग अलग मीडियम है, जैसे ऊपर हो सकता है एयर हो, नीचे वाटर हो या ग्लास हो। ठीक, तो ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो दो मीडियम का इंटरफेस है, यानी दो माध्यमों का सीमांत पृष्ठ है। इसके एक तरफ एक मीडियम है और इस मीडियम में हमने मान लिया लाइट की स्पीड v1 है, दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड v2 है, हमने मान लिया। मीडियम चेंज होने पे स्पीड चेंज हो जाती है। ठीक, अच्छा, अब हम मानते हैं कि एक प्लेन वेव फ्रंट AB इस पर ऐसे तिरछा आपतित होता है। ठीक, ऑब्लिकली इंसिडेंट होता है इस पर। ठीक, ऐसे तिरछा गिरता है। सबसे पहले इस वेव फ्रंट का एंड A जो है ये इस सरफेस को टच करता है। ठीक, और फिगर में दिखाया है कि इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर रेज आ रही हैं क्योंकि तरंगार की लंबवत तरंग चलने की दिशा होती है। जब A ने इसको यहाँ टच किया उसके बाद वेव फ्रंट ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। तो हमने मान लिया कि A के टच करने की t सेकेंड बाद इसका एंड B इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, इस अपवर्तक पृष्ठ को A' बिंदु पर टच करता है। यानी जब इसने टच किया उसके t सेकेंड बाद ये एंड यहाँ पे जाके टच करता है। चूंकि इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट जो है वो नया सोर्स होगा और सेकेंडरी वेवलेट्स इमिट कर रहा होगा, तो जब A ने इसको यहाँ टच किया तो अब इससे जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रही होंगी वो सब सेकेंडरी वेवलेट्स इस मीडियम में जाने लगेंगी। कुछ रिफ्लेक्ट भी होंगी उधर की ओर क्योंकि हर सरफेस कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट भी करता है। ठीक है, लेकिन हमें अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन का एक्सप्लेनेशन करना है, तो वो सेकेंडरी वेवलेट्स की बात करेंगे जो सेकेंड मीडियम में जाएंगी। तो A से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स इस मीडियम में जाने लगेंगी, लेकिन इस बार जब वो इस मीडियम में जाएंगी तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब ये सेकेंड मीडियम है और सेकेंड मीडियम में आप कह रहे हैं लाइट की स्पीड क्या है, v2। तो इस मीडियम में जो वेव यहाँ से यहाँ तक t सेकेंड में पहुंची उसने ये डिस्टेंस v1 स्पीड से ट्रेवल की है, तो ये डिस्टेंस BA' क्या होगा, v1t होगा। लिख देता हूं यहां पर BA' इक्वल टू v1t। अब इसी t सेकेंड में A से जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकली होंगी इस मीडियम के लिए वो किसी भी डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगी, v2 स्पीड से v2t डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगी। जो इससे निकलकर इधर गई होगी सेकेंडरी वेवलेट्स वो इधर की ओर v2t, जो इधर गई होगी वो इधर की ओर v2t, जो इधर गई होगी वो इधर की ओर v2t डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो हमने क्या किया है, A को सेंटर मान करके v2t रेडियस का एक आर्क आप क्या कर दीजिए, लगा दीजिए। ठीक, तो v2t रेडियस का एक हमने एक चाप लगाया ऐसे। तो ये एक आर्क हम लोगों ने लगाया। अब A' पॉइंट से
एक ऐसा सरफेस खींचिए जो इस आर्क को टच करता हुआ जाए। हमें पता है कि ए से निकलने वाली सभी सेकेंडरी वेवलेट्स इसी आर्क के सरफेस पर होंगी और बी से निकलने वाली वेव कहाँ पहुंची, ए डैश तक। तो अब ए डैश से एक ऐसा सरफेस खींचे जो इस आर्क को टच करे। याद है आपको, जैसे हम लोग गोले बनाते थे उनको टच करता भाई सरफेस, तो वेव फ्रंट की नई पोजीशन होता था। तो यहाँ पर हम एक ए डैश से एक ऐसा सरफेस खींचेंगे ए डैश पॉइंट से ये मान लीजिए हमने एक ए डैश पॉइंट से एक ऐसा सरफेस खींचा, ठीक, जो इस आर्क पर क्या है, टेंजेंट है, ठीक। और ये टेंजेंट जहाँ गिरी है, मतलब ये टेंजेंट जो है देखिए इस आर्क को जहाँ टच कर रही है ए पॉइंट को, उससे मिलाइए ऐसे। ठीक, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया बी डैश। तो ये अगर हम इसको बी डैश पॉइंट नाम दे दें, ये पॉइंट भाई बी डैश है। तो अगर आप देखें तो ये तो ए डैश बी डैश जो है, ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कहलाता है, अपवर्तित तरंगाग्र, ठीक। और इस आर्क की यानी इस चाप की ये स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, और ये इसकी रेडियस है। रेडियस है तो इसका मतलब ये इस पर परपेंडिकुलर होगी, और वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ही तो वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन होती है, तरंगाग के लंबवत तरंग चलने की दिशा। तो अगर ये तरंगाग हुआ तो ये उसके लंबवत है, तो इसका मतलब तरंग ऐसे ही तो जा रही होगी। और इसी के पैरेलल आप यहां से लाइन ड्रा कर सकते हैं, इसी के पैरेलल यहां से लाइन ड्रा कर लीजिए, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री। तो ये है अपवर्तित तरंगाग्र, और अब इसके लंबवत तरंग चलने की दिशा होगी। समझ में आ गई बात, ठीक। ये इंसिडेंट वेव है, आपतित तरंग। तो यहां पे अगर हम लंब खींचे ऐसे, तो ये आपतन कोण आई हुआ, ठीक। अब अभी मैंने पिछले आर्टिकल में आपको समझाया था कि ये वेव फ्रंट और वेव प्रोपोगेशन, तरंगाग और तरंग चलने की दिशा के बीच का कोण 90 है। ये आई हो गया तो ये इतना 90 माइनस आई होगा, ये इतना 90 माइनस आई होगा, और ये पूरा एंगल 90 होगा, तो ये 90 माइनस आई निकल गया, तो ये एंगल आई हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल ऐसे ही ये अपवर्तित तरंग है, रिफ्रैक्टेड वेव। तो यहां पर अगर हम नॉर्मल खींचेंगे लंब, तो अपवर्तित तरंग और अभिलंब के बीच का कोण, अपवर्तन कोण आर, ये आर है, ये 90 माइनस आर होगा भाई, ये पूरा 90 है ना, तो ये आर है, तो ये 90 माइनस आर, और ये 90 माइनस आर होगा, तो ये एंगल आर हो जाएगा, ठीक। बी ए डैश v1 स्पीड से t सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस है, तो बी ए डैश बराबर v2 t। ए बी डैश v2 स्पीड से t सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस है, तो ए बी डैश जो होगा ये v2t हो जाएगा, ठीक। अब अगर हम इस ट्राइंगल बी ए डैश में, इन ट्राइंगल बी ए डैश, इसका साइन लेते हैं, तो साइन आई इक्वल टू बी ए डैश अपॉन ए डैश। भाई ये 90 है, तो इसके सामने की ये साइड ही तो हाइपोटेन्यूस होगी, कर्ण होगा, तो इसका साइन बी ए डैश अपॉन ए डैश, बी ए डैश अपॉन ए डैश, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 डाल लो, या चलिए अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। और ट्राइंगल ये किसमें था, ये था इन ट्राइंगल, ठीक, इधर नहीं दिखाई दे रहा है तो चलो यही लिख देते हैं, इन ट्राइंगल ए बी ए डैश, और ए बी डैश ए डैश में, इन ट्राइंगल ए बी डैश ए डैश,
इसका अगर साइन ले तो साइन आर इक्वल टू ए बी डैश, इसका साइन लोगे तो ए बी डैश अपॉन ए डैश, यहां भी तो ये एंगल 90 होगा, तरंगाग्र और तरंग चलने की दिशा बीच का कोण, तो ए डैश इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करें, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें, तो इधर तो हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू बी ए डैश अपॉन ए डैश अपॉन ए बी डैश अपॉन ए डैश, ए डैश कैंसिल हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर, बी ए डैश हो गया V1t, ए बी डैश हो गया V2t, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, V1 अपॉन V2, साइन आई अपॉन साइन आर V1 अपॉन V2 आ जाएगा, और V1 पहले मीडियम में लाइट की स्पीड है, V2 दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड है जो कांस्टेंट होती है, तो ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू V1 अपॉन V2 विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो प्रूफ हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन का जो रेशियो होता है ये कांस्टेंट होता है, और यही आपका रिफ्रैक्शन का रूल है, अपवर्तन का नियम है कि साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, क्लियर है। ठीक, और जो पहला नियम है, ठीक, कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होंगे, वो दिखाई दे रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों किसके, बोर्ड के प्लेन में है, यानी एक ही तल में है। समझ में आ गई बात आप लोग? तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग इसमें कि पहले हमने ये ट्राइंगल लिया, इसमें इसका साइन लिया तो बी ए डैश अपॉन ए डैश, फिर ये ट्राइंगल लिया, इसमें इसका साइन लेंगे तो ए बी डैश अपॉन ए डैश, दो इक्वेशन बनी, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू V1 अपॉन V2। V1 पहले माध्यम में लाइट की स्पीड है, V2 दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड है, लाइट की स्पीड किसी दिए गए मीडियम के लिए कांस्टेंट होती है, तो ये कांस्टेंट हो गया। क्लियर है। तो प्रूव हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का रेशियो एक कांस्टेंट होता है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक है, इसे ही हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। बाकी मैंने बताया कि ये जो इंटरफेस है यानी सीमांत पृष्ठ, ये ऐसे प्लेन होगा यू, इस बोर्ड के लंबवत ऐसे, ये जो वेव फ्रंट है ये भी बोर्ड के तल के लंबवत होगा, ये वेव ऐसे आ रही है। ठीक, तो ये वेव फ्रंट है और ये वेव ऐसे आ रही है, तो इसका मतलब ये वेव तो बोर्ड के तल पर होगी ना, और ये भी बोर्ड के तल पर, नॉर्मल भी बोर्ड के तल पर, यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों बोर्ड के तल में यानी एक ही तल में है। तो स्नेल का ये नियम भी, सॉरी ये अपवर्तन का ये नियम भी सिद्ध हो जाता है। तो इस तरह से हाइगेन्स प्रिंसिपल से हम लोग अपवर्तन के नियम जो है वो सिद्ध कर सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, अगर आप देखें तो यहां प्रूव हुआ साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू V1 अपॉन V2 जो कि कांस्टेंट है, और हम लोग स्नेल के नियम में इसी कांस्टेंट को पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते थे, यानी 1/2 कहते थे या 1μ2 कहते थे। तो यहां से प्रूव हो रहा है कि 1μ2 इक्वल टू V1 अपॉन V2 होगा, 1μ2 इक्वल टू V1 अपॉन V2। ठीक है, तो अभी आप लोग क्या करेंगे, इसको तैयार करिए हाइगेन्स प्रिंसिपल, हाइगेन्स प्रिंसिपल उससे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की एक्सप्लेनेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करिए। अगले लेक्चर में ये चैप्टर की आपकी थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।